प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया है, जो वाकई में काफी चुनौतियों भरा है। लेकिन एक सवाल है जो सभी को कचोट रहा है कि इस बार ऐसा क्या हो गया कि मोदी लहर नहीं दिखाई दे। इस बार ऐसा क्या हो गया जो बीजेपी को कई जगह चारों खाने चित्त होना पड़ा। तो करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो ये जो सवाल है उस पर कई लोग एनालिसिस कर रहे हैं, मंथन चल रहा है लगातार, और इनके कई तरह के कारण भी आ रहे हैं। उनमें से एक जो सबसे बड़ा कारण है वो रहा आरएसएस का अपने हाथ पीछे ले लेना। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत जाहिर सी और सिंपल सी बात है कि बीजेपी को सत्ता में लाने के पीछे भी बड़ा हाथ आरएसएस का था। और इस बार जब बीजेपी बहुमत से दूर रही है तो इसमें भी सबसे बड़ा हाथ आरएसएस का ही है। आरएसएस अपने आप में वो ताकत थी बीजेपी के पास जो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर बहुत ज्यादा प्रभाव रखती है, और बैकडोर से वो कुछ इस तरीके से काम करती है कि अपने आप ही वो जीत में तब्दील हो जाता है। आप मान के चलिए, आज अगर हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बने हैं तो उनकी जीत में भी आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ रहा, और राजस्थान भर में भी आरएसएस का बड़ा हाथ रहा। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र में इस बार आरएसएस पूरी तरह से पीछे हो गई थी, और ये कई मुद्दे थे, इसके पीछे कई मुद्दे थे। राम मंदिर पर आरएसएस की नहीं मानी गई, आरएसएस की नहीं मानी गई कहीं ना कहीं इनकम टैक्स और ईडी की रेड्स में जिस तरीके से वॉशिंग मशीन बनने के लिए मना करा बार बार आरएसएस ने बीजेपी को, लेकिन फिर भी बार बार वही हुआ। ऐसे और कई बहुत सारे, केरला इलेक्शंस में हुआ, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो आरएसएस ने कही और बीजेपी ने नहीं मानी। और नहीं मानने वाली वो सारी बातें आरएसएस को कहीं ना कहीं चुभ रही थी। इसलिए इस चुनाव में आरएसएस उतना ज्यादा सक्रिय नहीं रहा बीजेपी के लिए। और हाल में जो मोहन भागवत ने बोला वो सुनकर ही समझ में आता है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच की तनातनी अब काफी बढ़ गई है। उन्होंने साफ साफ कहा कि राजनीति में अहंकार इतना भी नहीं हो जाना चाहिए कि वो डुबा दे। अब ये बात उन्होंने किसके लिए कही ये तो अभी तक नहीं कहा है, लेकिन वो अंदाजा लगाया जा सकता है। अब आपको समझना होगा कि आरएसएस की नाराजगी क्या आज से है? नहीं, आज से नहीं है, ये 2 से 3 साल से है। और ये क्यों है, इस बात को भी समझना होगा। आरएसएस पूरी तरह से इस पक्ष में थी कि राम मंदिर का उद्घाटन इलेक्शन के बाद में कीजिए और पूरा मंदिर बन जाने से दीजिए, बनते रहने दीजिए, और इलेक्शन के बाद में राम मंदिर का उद्घाटन कीजिए। लेकिन बीजेपी नहीं मानी, उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि आरएसएस ग्राउंड की छोटी छोटी बातें समझती जानती है। आरएसएस ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को पुजारी के भेष में आकर नहीं पूजा करनी चाहिए, किसी न किसी बड़े धर्मगुरु से करवानी चाहिए। वो बात को भी नहीं माना गया। आरएसएस ने कहा था शंकराचार्य को नाराज नहीं करना चाहिए, वो बात को भी नहीं माना गया। और कहीं ना कहीं आरएसएस ने ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स रखे थे जिन किसी भी बातों को नहीं माना गया, और इसलिए आरएसएस राम मंदिर के मामलों से पहले ही नाराज होना शुरू हो गई थी। उसके बाद भी आप देखिए, केरला के चुनाव में बहुत सारी बातें आरएसएस ने कही जो नहीं मानी गई। तो राजीव चंद्रशेखर को उनका साथ नहीं मिला, और इसीलिए तिरुवनंतपुरम जो है केरला की राजधानी जो है, उससे बीजेपी हार गई और सिर्फ एक ही सीट ला पाई। ऐसे और कई सारे मामले हैं जिसमें आरएसएस की कोई भी बात नहीं मानी गई, और इसलिए आरएसएस बहुत ज्यादा नाराज है बीजेपी से। वो नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ा है। और कई बीजेपी के लोगों ने खुद ने भी कहा कि बीजेपी ने ये चुनाव, इनफैक्ट जयप्रकाश नड्डा ने भी कह दिया था कि बीजेपी ने चुनाव पूरे अपने दम पे लड़ा है, और आरएसएस को बिल्कुल भी नहीं देखा गया। तो उसका ही कारण ये रहा कि बहुमत कहीं ना कहीं दूर रह गया, नहीं तो बहुमत जरूर आता। और कई ऐसी जगहें थी जहां पर बीजेपी ने आरएसएस की ये बात भी नहीं मानी कि वो टोटली हिंदूवाद पे चले। उन्होंने कई बार जो है, कई जगह पर जो है अल्पसंख्यकों को खुशी पहुंचाने के लिए वो बातें नहीं मानी, वो भी कहीं ना कहीं उल्टी पड़ते हुए नजर आई है। और आरएसएस की दूरी इस इलेक्शन में बहुत ही खामियाजा
बड़ा खामियाजा भुगतने वाला काम बीजेपी ने कर लिया है। इसके अलावा अगर हम कारणों की बात करें तो उन कारणों में कई जगह जातिगत समीकरण ना साध पाने के कारण भी सामने आए हैं, तो कई जगह प्रत्याशी चुनने में गड़बड़ी हुई है। देखिए, प्रत्याशी चुनने में भी बहुत ज्यादा से आरएसएस का रहता है, लेकिन आप जब मानने से ही इनकार करते हैं तो बहुत दिक्कत वाली बात है। आप देखिए, राम मंदिर में सेलिब्रिटीज और ये बॉलीवुड के लोगों को बुलाने से साफ मना किया था आरएसएस ने, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उनको बुलाया। आरएसएस ने कहा था राम मंदिर का सबसे पहला न्योता जाना चाहिए लाल कृष्ण आडवाणी के पास, उनको कैसे बुला सकता है। उनकी बात शुरुआत में नहीं मानी, लेकिन बाद में न्योता चला गया था उनके पास। तो इस तरीके से आरएसएस ने बहुत सारी बातें कही जो बीजेपी ने नहीं मानी। ऐसा भी पहली बार ही हुआ है, और इसीलिए ये मैंडेट जो है वो एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट रहा है। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री मोदी के सीट की ही बात करें तो यहाँ पर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज कर दिया है कांग्रेस के प्रत्याशी ने, जिनका नाम अजय रॉय है। और आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा रिकॉर्ड जो उन्होंने बताया है, कांग्रेस के किसी भी प्रत्याशी की आज तक की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड किसके सामने? प्रधानमंत्री मोदी के सामने। जीत तो नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, नंबर ऑफ वोट बहुत ज्यादा, नंबर ऑफ वोट उसी का मैं आपसे और कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि इससे भी बड़ी एक और बात है। अयोध्या हार गई बीजेपी, जहां राम मंदिर बनाया। आपने नहीं सुनी आरएसएस की, आप हार गए। जो अपना सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मान के चल रही थी, वही नेगेटिव। यहाँ पर भी आप जो जिस सीट की बात आप कर रही हैं जहां अजय रॉय जीते हैं, वो भी इसीलिए क्योंकि ग्राउंड पे आपके लिए सबसे ज्यादा फ्रंट फुट पे काम करने वाली आरएसएस नहीं थी, और यूपी के ये क्षेत्र आरएसएस से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का अजय रॉय से जीत का अंतर कोई बहुत बड़ा जीत का अंतर नहीं माना जा रहा, और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि उनकी सीट वाकई में अब खतरे में आ गई है? प्रधानमंत्री प्लस आरएसएस नहीं है, यही उसकी भी वजह है। और आप मान के चलिए कि केरला जैसे राज्य में भी आपने सोच लिया हम ईसाइयों को नाराज नहीं करेंगे, हम अल्पसंख्यकों को नाराज नहीं करेंगे, लेकिन आरएसएस ने कहा नहीं, आप केवल हिंदूवाद पे चलिए। नहीं मानी, आप वहां पर भी गए। आपने यहाँ पर भी नहीं मानी आरएसएस की, आरएसएस नाराज हो गई, और इसलिए आरएसएस ने बता दिया कि हमारे बिना आप क्या हो। जी, तो ये थे वो सबसे बड़े कारण जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी की जो बीजेपी है, जो उनकी रणनीतियां हैं, वो कहीं ना कहीं धराशायी होती हुई नजर आई थी। खास करके यूपी में जो प्रदर्शन रहा बीजेपी का, वो वाकई में सोचने लायक है। और अभी तो राजनीतिक गलियारों में यही चर्चाएं चल रही हैं कि इस हार से, जो ये जो नैतिक हार के जिसके किस्से हर जगह चल रहे हैं, इस हार से कहीं ना कहीं सबक बीजेपी को लेना चाहिए था। लेकिन अभी का जो मंत्रिमंडल का गठन है, कैबिनेट का विस्तार है, उसमें कहीं वो नजर आया आपको? देखिए, वो तो खैर जरूरी था, क्योंकि अगर आप वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय जैसे मंत्रालय गठबंधनों को दे देते तो फिर आप वो काम नहीं कर पाते जो आप करना चाहते थे। तो खैर ये वाली बात तो जरूरी थी। लेकिन हाँ, गठबंधन को पूरी तरह से खुश करने का भी बीजेपी की कवायद नहीं लग रही, क्योंकि एकनाथ शिंदे से लेकर एनसीपी तक सब कहीं ना कहीं दुखी नजर आ रहे हैं। पर अब देखने वाली बात ये होगी कि गठबंधन की सरकार जिसको चलाने की बिल्कुल भी अनुभव नहीं है बीजेपी के पास, क्योंकि वो हमेशा ये वाली बीजेपी के पास, क्योंकि वो हमेशा बहुमत में रहे हैं, वो कैसे उसे बढ़िया से चला पाते हैं, और कैसे अमित शाह से लेकर जयप्रकाश नड्डा अपना माइक्रो मैनेजमेंट कर पाते हैं एनडीए को और बड़ा बनाने में। जी, तो ये तो थी हमारी राय। आपकी क्या है, कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद, भारत का भारत के लिए। My friend, need a spokesperson video? So I have the solution to your problem. Hey, I'm Chetna and I am an India-based presenter. I come from news, acting, drama and performance background. That means I can attend your expectations very well. That's what good marketing is all about. So, if you want something serious and cooperating terms, I can deliver that for you. If you want casual or professional or anything in between, I can do for you. And if you need any background, overlay text, add logo or custom outfit provided for you. So, if you want to know more, check out my gigs available on account and message me. I will get back to you as soon as possible.